हाँ दोस्तों, आपको और मुझे ये लगता है कि जो बहुत बड़ी टैक्स की चोरी करते होंगे, करोड़ों रुपए इधर उधर छुपाते होंगे, उन्हीं के यहाँ पे टैक्स की स्क्रूटनी या नोटिस आता होगा। लेकिन आप ये जानकर शॉक हो जाएंगे कि अभी एक रीसेंट रिफॉर्म आया है जिसके बाद अगर आपने 5-10 हज़ार रुपये भी ऊपर नीचे दिखा दिए तो भी आपके घर स्क्रूटनी या नोटिस आ सकता है। तो अब तक ज़्यादातर सैलरी पर्सन और काफ़ी सारे बिजनेसमैन भी इनकम टैक्स को ये बोल के इग्नोर करते थे कि ये तो अपना सीए अकाउंटेंट देख लेता है और अपने को इसके बारे में बिल्कुल जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब वो बदल चुका है दोस्तों। हमने पहले भी इनकम टैक्स से जुड़े हुए काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए थे जिसको मैं आई बटन पर प्लेलिस्ट में दे दूंगा। लेकिन अब हमें इनकम टैक्स के बारे में जानने की ज़रूरत है क्योंकि 13 अगस्त 2020 को ये हुआ। ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, ऑनरिंग द ऑनेस्ट, 21वीं सदी के टैक्स सिस्टम की इस नई व्यवस्था का आज लोकार्पण किया गया है। फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर चार्टर आज से ही लागू हो गए हैं, जबकि फेसलेस अपील की सुविधा 25 सितंबर यानी दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन से पूरे देश भर में नागरिकों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन एक चीज को उन्होंने बहुत कन्वीनियंटली इग्नोर कर दिया, वो था एक्सटेंडिंग द स्कोप ऑफ एसएफटी। असेसमेंट, अपील, एसएफटी, ये क्या होता है? चिंता मत करो दोस्तों, आज हम इन सब की बात करेंगे। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने जो 3 बेनिफिट बताए, फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर चार्टर्स, ये क्या होता है। इसके अलावा समझेंगे कि बिहाइंड द सीन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में क्या चलता है, ये स्क्रूटनी और नोटिस आखिर आते क्यों हैं, जिनको आते हैं उनको क्यों आते हैं, क्या इस नए रिफॉर्म से टैक्स चोरी करना आसान हो जाएगा, समझेंगे एसएफटी क्या होता है और फाइनली इसका आप पे, हम पे, इस देश के टैक्स पेयर पे और ओवरऑल गवर्नमेंट के रेवेन्यू पे क्या फर्क पड़ेगा। और इन सब की बात करेंगे, लेकिन मैं अकेला इनफ क्वालिफाइड नहीं हूं, इसीलिए मैंने बुलाया अपने बहुत अच्छे दोस्त। हेलो, आई एम गौरव फ्रॉम टैक्स गुरुजी यूट्यूब चैनल। और आज ऋषभ से ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट टैक्स चार्टर को लेकर, तो इसके बारे में आंसर करने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ जैन और आप देख रहे हैं लेबल एडवाइजर। तो गवर्नमेंट ने आखिर ये बदलाव क्यों किए, टैक्स पेयर की भलाई के लिए, LOL। तो दोस्तों, हमारी जो सरकार है वो पैसों से चलती है। सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है, हम और आप जैसे टैक्स पेयर से आता है। अगर हम और आपके जैसे टैक्स पेयर टैक्स नहीं देंगे या कम देंगे तो सरकार के पास पैसा कम जाएगा। सरकार के पास पैसा कम जाएगा तो विकास के काम का अनाउंसमेंट होगा, लेकिन वो काम होंगे नहीं। जब लोगों को दिखेगा कि एक्चुअली काम तो हो नहीं रहा है, तो अगली बार वो सरकार को नहीं चुनेंगे और सरकार गिर जाएगी 5 साल में। तो हर एक सरकार की ये एक तरीके से इच्छा रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स भरें, ईमानदारी से भरें और हर साल भरें। इस साल भर दिया, अगले साल नहीं भरा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए एक तरीका तो है कि पूरे लॉ को सिंपल करो, कंप्लाइंसेस को आसान बनाओ, ऑनलाइन पोर्टल बना दो जहाँ से जाके आप अपना टैक्स भर सकते हो। ये तो सरकार कर ही रही है, लेकिन एक और दूसरा तरीका सरकार ने सोचा है कि शायद ये काम करने लग जाए, क्योंकि अभी भी हमारे देश में आउट ऑफ 130 करोड़ लोग केवल 1.5 करोड़ लोग अपना इनकम टैक्स भरते हैं, एक्चुअली कुछ भी पैसा देते हैं। तो इसके लिए सरकार ने सोचा कि हम शायद फियर को, जो भय है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, उसे एक बार हटा के देखें। अभी ज़्यादातर लोग भय के कारण इनकम टैक्स को पैसा देते हैं। सरकार ने सोचा अगर ये हम भय हटा दें, ये डर हटा दें, तो शायद लोग ज़्यादा अपफ्रंट आए, अपनी इनकम डिस्क्लोज करें और आराम से इनकम टैक्स देते हैं। तो इन अ नटशेल ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन स्कीम यही अचीव करना चाह रही है। तो अभी उससे पहले हम समझते हैं कि करंट सिस्टम क्या है। तो आज जो हमारा आम टैक्स पेयर है वो साल भर में जो भी इनकम अर्न करता है उसके ऊपर देता है इनकम टैक्स। इसके लिए वो एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है जिसमें उसने अपनी इनकम का लेखा जोखा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजा होता है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चेक करता है कि इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास 2 मेजर हथियार होते हैं। पहला हथियार होता है फॉर्म 16, जो जनरली एम्प्लॉइज के केस में काम आता है। इसमें आपका एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करता है कि क्या क्या TDS आपका कटा है, आपने जो उसको बताया था कि मैंने इसी जगह इन्वेस्टमेंट किया है इसलिए मेरा TDS कम काटो, या फिर मुझे ये अलाउंसेस मिले हैं, HRA मिला है, मेरी इतनी रेंट है इसलिए मेरा TDS कम काटो। और ये सारी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाती है। दूसरा हथियार है फाइनेंस एक्ट 2014 का ये सेक्शन, Obligation to furnish statement of financial transaction or reportable account. In short, Statement of Financial Transaction SFT। यहाँ गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, बैंक्स को, इवन कंपनीज को ये डायरेक्ट कर सकता है कि उनके साथ कोई बड़ी वैल्यू का ट्रांजैक्शन हो। आपने कोई जमीन खरीदी या बैंक में ढेर सारा कैश जमा करा दिया, तो उसकी जानकारी सरकार तक पहुंचाई जाए एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट में। सपोज आप एक सैलरीड पर्सन है और अपना फॉर्म 16 के थ्रू अपना ITR फाइल कर रहे हैं। फॉर्म 16 में आपने इनकम दिखाई है 10 लाख रुपीस की, और ITR फाइल करते समय आपने जो इनकम शो कर दी वो सपोज 6 लाख रुपीस शो कर दी। यहाँ पर डाटा में मिसमैच हो जाएगा और आपको एक इंटीमेशन आएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से
143(1) में। तो सरकार एक ऑफिसर को नियुक्त करती है आपके केस की स्क्रूटनी करने के लिए कि हाँ भाई इसमें कुछ फिशी तो नहीं है। अगर उस ऑफिसर को लगता है कि हाँ कुछ गड़बड़ है तो आपसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट करता है कि भाई आपने इतना खर्चा दिखाया, एक्चुअली किया है तो इसका प्रूफ दिखाओ, इनवॉइस दिखाओ, एटसेट्रा। अगर उसके बाद भी ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं होता है और आपके ऊपर कुछ टैक्स पे करने का चार्ज लगा देता है तो आप उसकी अपील कर सकते हो आगे इनकम टैक्स कमिश्नर के पास। तो अभी तक क्या होता है कि अगर कोई भी असेसी है, अगर उसे नोटिस आता है तो उसे फिजिकली असेसिंग ऑफिसर से मिलना होता है, और जब असेसिंग ऑफिसर से कोई टैक्स पेयर मिलेगा तो आप समझते हैं कि वहां पर फिर काफी एडजस्टमेंट वाली चीजें हो जाती है। यानी वहां पर करप्शन जो है वहीं से स्टार्ट होता है। यानी टैक्स पेयर सीधे इंटरेक्ट करता है असेसिंग ऑफिसर से, तो उस समय दोनों एक दूसरे के आमने सामने होंगे, तो जो भी उनके बीच में बातचीत होगी ऑफ द रिकॉर्ड वो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता नहीं चल पाएगी, और यहीं से करप्शन स्टार्ट होता है। और ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लोगों का हो रहा था। प्राइम मिनिस्टर ने अपने स्पीच में ये कहा, वर्ष 2012-13 में जितने टैक्स रिटर्न होते थे उसमें से 0.94% की स्क्रूटनी होती थी। वर्ष 2018-19 में ये आंकड़ा घटकर 0.26% पर आ गया है। यानी केस की स्क्रूटनी करीब करीब 1/4 हो गई है, 4 गुना कम हुई है। न्यू रिफॉर्म्स। रिफॉर्म नंबर 1, फेसलेस असेसमेंट एंड फेसलेस अपील। तो अब इस न्यू सिस्टम में क्या होगा, इसमें एक सेंट्रल कंप्यूटर होगा। आपने जो भी अपना रिटर्न फाइल किया है कंप्यूटर उसको एनालाइज करेगा, उसमें देखेगा कि एसएफटीज में जो एंट्री आई हुई है इस पैन कार्ड के अगेंस्ट वो मैच हो रही है कि नहीं। उसमें वो ये भी देखेगा कि आपके फॉर्म 16 में जो वैल्यूज आ रही है वो आपके रिटर्न के साथ मैच हो रही है कि नहीं। और अगर उसमें गड़बड़ दिखेगी या फिर कुछ रिटर्न्स को रैंडमली भी सिलेक्ट करके वो एक असेसिंग ऑफिसर को देगा। अब ये असेसिंग ऑफिसर आपके शहर में नहीं होगा, न उस असेसिंग ऑफिसर को पता होगा कि वो किसकी स्क्रूटनी कर रहा है, न आपको पता होगा कि आपका असेसिंग ऑफिसर कौन है, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट को मास्क करके एक DIN डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर से चेंज कर दिया जाएगा। अब हो सकता है कि आप बेंगलोर में बैठे हो और आपका असेसिंग ऑफिसर इवन जयपुर में बैठा है। आपके ऑफिसर के साथ आपके जो भी कन्वर्सेशन होंगे वो ऑनलाइन होंगे, ईमेल के फॉर्म में होंगे, या फिर आपको वहां पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, कोई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होगा ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आप न ऑफिसर को ब्राइब दे सकते हैं, न कोई ऑफिसर आपको हरास कर सकता है। तो ये फेसलेस असेसमेंट 13 अगस्त 2020 से ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं, और फेसलेस अपील भी कर पाएंगे। अगर आप इवन इस ऑनलाइन असेसमेंट से भी संतुष्ट नहीं है और वहाँ पे जो भी ऑफिसर था उसने आपके ऊपर कोई इनकम टैक्स का चार्ज लगा दिया है, तो उसकी अपील भी आप करनी, अगेन ये पूरी ऑनलाइन होगी, और इसमें भी अगेन आपको ऑफिसर के बारे में पता नहीं चलेगा। और इसमें दूसरा बेनिफिट है टैक्स पेयर चार्टर। चार्टर का ये मतलब ये होता है कि जो हमारी सॉवरेन गवर्नमेंट है वो एक चार्टर के थ्रू नीचे कोई पावर ट्रांसफर कर रही है। तो इस रिफॉर्म के बाद हमारे देश के टैक्स पेयर जो भी करदाता है उनके पास क्या पावर है, सरकार ने उनको कहा है कि अब कोई भी इनकम टैक्स का ऑफिसर आपको हैरेस नहीं करेगा। जब तक उसके पास बहुत ही सॉलिड प्रूफ ना हो तब तक आपका सर्च सीजर इस तरह से चीज़ें नहीं की जाएगी कि रेड पड़ गई इनकम टैक्स की, जब तक बहुत सॉलिड उनके पास प्रूफ नहीं होगा। और आपके सारे असेसमेंट फेसलेस होंगे, फेसलेस अपील होगी, एक्सेप्ट कि आपने कोई बहुत ही बड़ा क्राइम किया है, कोई ब्लैक मनी, कुछ मनी लॉन्ड्रिंग, कोई इंटरनेशनल फ्रॉड इस तरह से कमिट किया है, अदरवाइज सब कुछ आपका फेसलेस हो जाएगा। सारी चीज़ें टाइम बाउंड मैनर में होंगी। आपका जो इनकम टैक्स का रिफंड अटका हुआ है वो एक फिक्स टाइम पर आएगा। आपने कोई अपनी अपील लगाई है तो उसका फिक्स टाइम पर जवाब आएगा। सारी चीज़ें टाइम चलेगी। तो ये सारे टैक्स पेयर चार्टर में हमारे गवर्नमेंट ने बात कही, लेकिन चार्टर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। उसमें एज अ टैक्स पेयर आपसे उम्मीद की गई है कि भाई हम आपको ये पावर दे रहे हैं, लेकिन आपको भी अपनी ऑनेस्टी बरकरार रखनी है। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, SFT मतलब ये जो भी बैंक्स और इनके जैसे इंस्टीट्यूशन है, इनके साथ कोई बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन होता है तो इनके लॉ मैंडेट करता है कि उनको उस डाटा कि भाई इतना बड़ा ट्रांजैक्शन हमारे साथ किसने किया है, इसका पैन कार्ड होल्डर कौन है, वो देना होता है गवर्नमेंट को। अभी तक क्या होता था, SFT में केवल बड़े ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड किया जाता था। अब आपके जो छोटे ट्रांजैक्शन हैं और जो कि रिकरिंग नेचर के हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कहीं फीस भरी है, डोनेशन दिया है एजुकेशन इंस्टीट्यूट में 1 लाख से ज़्यादा का, आप किसी होटल में रुके हो जिसका बिल 20,000 से ज़्यादा है, आपने फॉरेन या डोमेस्टिक किसी भी बिजनेस क्लास ट्रेवल में फ्लाइट की है, आपका जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो 50,000 रुपये से ज़्यादा है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम 20,000 से ज़्यादा है, अगर आपने 1 साल में 1 लाख से ज़्यादा का बिजली का बिल भरा है, अगर आपके पास कोई शेयर अकाउंट, डीमैट अकाउंट या बैंक लॉकर है, तो अगर आपके शेयर की भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास पहुंच रही है तो पहुंचने दो, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना डीमैट अकाउंट ही नहीं खुलाएं। डीमैट अकाउंट खुलवाइए, पैसा कमाओगे तब तो टैक्स दोगे ना। जिसने 0 पैसा कमाया उसका क्या टैक्स।
तो अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं खुलाया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। अपस्टॉक्स का हो सकता है अकाउंट ओपनिंग पूरा फ्री भी चल रहा हो, उसके साथ कुछ और भी बेनिफिट मिल रहे हो, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो क्या ऑफर अभी करंटली चल रहा है। तो इन सारे ही केस में आपके पैन कार्ड की इंफॉर्मेशन चली जाएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, जो आपको ऑलरेडी जब आप अपना फॉर्म 26AS देखेंगे, फॉर्म 26AS क्या होता है जिनको नहीं पता है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपका पूरा एक खुला चिट्ठा होता है। इसके अंदर ऑलरेडी टैक्स पेयर को आपको भी दिखने लगेगा कि भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को पता है कि मैंने इस तारीख को 20,000 रुपये का होटल का रूम बुक किया था, मैंने इस साल में 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का डोनेशन कहीं एक्स इंस्टीट्यूट में दिया है। और उस केस में अगर आप अपनी इनकम दिखा रहे होगे मान लो 2.5 लाख और उसमें से आपने 1.5 लाख रुपए का ये डोनेशन दे दिया, तो कहाँ से दिया, ये आपका इन ट्रांजैक्शन गड़बड़ लगेगा, कंप्यूटर को ही गड़बड़ लग जाएगा कि यार ये इतना ज़्यादा ट्रांजैक्शन खर्चा हो रहा है और लेकिन इनकम सब्सटेंशियल नहीं आ रही है, तो वो पकड़ के आपकी स्क्रूटनी कर देंगे। यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो एसएफटी ट्रांजैक्शन है जब आपके फॉर्म 26AS में रिफ्लेक्ट होंगे, तो अभी तक क्या होता था कि कई लोग अपने जो खर्चे क्लेम करते थे 80C में 80D में, तो वहां पर आपको कोई भी प्रूफ अपलोड नहीं करना पड़ता था। तो अपने हिसाब से कोई भी पर्सन जो है प्रूफ नहीं होने के बावजूद भी वो पर्टिकुलर एक्सपेंस वहां पे क्लेम करके अपना रिफंड ले सकता था। यानी अभी तक क्या होता था, कई सैलरीड पर्सन ऐसा एक मेल प्रैक्टिस करते थे, वो क्या करते थे, उनका कोई खर्चा जो उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, सपोज यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करता हूँ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की, तो वो 80C में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्लेम करके अपना रिफंड क्लेम कर लेते थे। बट क्योंकि यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अब आपका फॉर्म 26AS में रिफ्लेक्ट होगा, तो आपको अब वो अमाउंट ध्यान में रखकर अपना क्लेम करना है, क्योंकि अगर आपने क्लेम करा है और वो आपका फॉर्म 26AS में रिफ्लेक्ट नहीं है तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, उल्टा आप पे इंक्वायरी आ जाएगी कि आपने ये कैसे क्लेम किया हुआ है। तो फाइनली मुझे ऐसा लगता है बड़ा ही इंटेलिजेंट मूव है, और जैसे जैसे गवर्नमेंट जा रही है तो हो सकता है फ्यूचर में आप देखो कि अभी फिलहाल हमारे देश में 2 टैक्स रजीम चल रहे हैं इस साल, न्यू और ओल्ड टैक्स रजीम, किससे भी आप इनकम टैक्स दे सकते हो। ओल्ड टैक्स रजीम में आपको बहुत सारे डिडक्शन एग्जाम्पशन अगर क्लेम करना है तो कर सकते हो, न्यू टैक्स रजीम में आपके कोई भी डिडक्शन एग्जाम्पशन आप क्लेम नहीं कर पाओगे। बट कोई भी कंट्री में इस तरह से 2 टैक्स सिस्टम नहीं चल सकता है, तो मेरा ऐसा इंट्यूशन है कि ग्रेजुअली जो ओल्ड टैक्स रजीम है वो हो सकता है फेज आउट हो जाए, ये जो भी एग्जाम्पशंस है डिडक्शन ये एनीवेज फेज आउट हो जाए, और गवर्नमेंट एक बहुत ही सिंपल स्ट्रीमलाइन प्रोसेस की तरफ चले जिसमें आप चाहकर भी ऐसी कोई फेक झूठ बोल ना सको जिसको गवर्नमेंट बाद में वेरीफाई नहीं कर सकती है, और जो थोड़े बहुत झूठ आपको शायद बोलने पड़ेंगे उसके भी प्लग इन कर रही है गवर्नमेंट ओल्ड टैक्स रिजीम में ही। जो आपने HRA क्लेम किया है वो एक्चुअली क्लेम किया है या नहीं, अगर मान लीजिए आपने अपने कंपनी में HRA क्लेम कर लिया और कोई बड़ा ट्रांजैक्शन का अमाउंट आपके बुक्स में दिख नहीं रहा है तो ये गवर्नमेंट को पता चल जाएगा। इसी तरीके से आपने क्लेम कर लिया कि यार मेरे तो 2 लाख रुपए के खर्चे हो गए फलान ट्रिप में और आपके नहीं हुए, तो क्लेम कर लेगा। या आपकी कोई 2 नंबर की इनकम है और उससे आपने बड़ी फॉरेन वेकेशन करी है तो उसकी भी डिटेल गवर्नमेंट के पास चली जाएगी, क्योंकि आपके पासपोर्ट की, आपके फॉरेन ट्रैवल की सभी की डिटेल अब इस नए फॉर्म्स के आधार पर, नए SFT के आधार पर गवर्नमेंट के पास जाने वाली है। तो ऑल इन ऑल इट्स अ वेलकम मूव। हमारे देश के जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं उसका तो फायदा ही हो रहा है, क्योंकि अब उसको अननेसेसरी हैरेसमेंट का सामना नहीं करना पड़ेगा और ओवरऑल सिस्टम भी काफ़ी आसान हो जाएगा। तो इनकम टैक्स के आखिर एग्जम्पशन डिडक्शन क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा और जानना चाहते हो तो मैंने बहुत ही आसान भाषा में नॉन कॉमर्स लोगों के लिए इनकम टैक्स का ये वीडियो बना रखा है, आप आई बटन पर जाकर उसको देख सकते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपके कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, कमेंट है, नीचे लिखिए, हमको बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ के उनके जवाब देके। वीडियो में हमारी मेहनत पसंद आई हो, ये कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर हैं तो नीचे जय हिंद लिखकर ज़रूर हमें बताइएगा। आज के एपिसोड में इतना ही। ऋषभ जैन को आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। पंखा चला लो आप अब तो। वापस ये वाला पूरा वापस बोल देता हूँ बस। अब हाँ, ऐसे बैठ जाओ और नीचे हो जाओ बस। अब बस ऐसे नीचे हो जाओ बस, ठीक है। ये ऊपर उठते हुए सिर मत फोड़ना।